नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले उपसर्ग नामक शीर्षक की चर्चा करेंगे। 9वीं कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपसर्ग नामक शीर्षक है। प्यारे बच्चों, उपसर्ग को हम संक्षेप में प्रीफिक्स, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम शब्दांश कह सकते हैं। यानी शब्दांश इसलिए कहेंगे कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। यानी इनका प्रयोग हम सदैव सार्थक शब्दों के साथ ही कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेष रूप से कोई परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं अथवा उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यदि हम पुत्र शब्द को लें और इसमें सु शब्दांश को जोड़ दें तो हमारा बन जाता है सुपुत्र, और यहीं पर अगर हम कु शब्दांश को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है कुपुत्र। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों के अर्थ में अंतर हो जाता है। सुपुत्र का शब्द जहाँ पर अच्छा पुत्र होता है, कुपुत्र का शब्द वहाँ पर बुरा पुत्र होता है। तो इस तरह से संक्षेप में उपसर्ग का परिचय ज्ञात कर लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं उपसर्ग का अध्ययन करने के लिए। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हिंदी व्याकरण में अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस और छंद का अपना विशेष स्थान है, ठीक उसी प्रकार उपसर्ग का भी हिंदी व्याकरण में अपना विशेष स्थान है। संधि का सूक्ष्म परिचय यह है कि जहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल करके जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे रमाधन ईश बराबर रमेश। इसी तरह से आपका शब्दांश समास है। समधन अस धातु पूर्वक आपका बनता है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जो एक नया पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, लंबा है पेट जिसका अर्थात लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का जिससे साक्षात संबंध होता है उसे हम कहते हैं कारक। जैसे राम जाता है तो राम क्या है, जाने की क्रिया में स्वतंत्र है, इसलिए राम कारक है। संख्याओं का बोध कराने वाले को हम कहते हैं वचन। एक वचन और बहुवचन, इस तरह से हिंदी में दो वचन होते हैं। एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। तो संख्याओं का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। लिंग, जाति का बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग हो गया, और स्त्री जाति का बोध होता है तो स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से आपका सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। इसके बाद हमारा आता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। जैसे राम, मोहन, सोहन, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता इत्यादि। इसके बाद आपका आता है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस्यते असो इति रसः, यानी काव्य को पढ़ने, नाटक इत्यादि को देखने से हमारे मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं रस। छंद जो है, छंद वह मात्रा होती है जिस पर आधारित कविता लिखी जाती है। इसके बाद अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको संक्षिप्त रूप में हिंदी व्याकरण के संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद और अलंकार के विषय में मैंने बताया। हमारा जो पाठ्यक्रम है
हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है 9वीं कक्षा में, वह है हमारा उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके या जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। मूल शब्द क्या है, अब हम ये जानेंगे। जैसे हमने कहा सुपुत्र और कुपुत्र, तो सु और उपशब्दांश पुत्र शब्द में जुड़ गया तो वो बन गया सुपुत्र, अब कु शब्दांश जुड़ गया जब पुत्र शब्द में तो वह बन गया हमारा कुपुत्र। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में होते हैं, बिना तोड़े, जिनका हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा सुपुत्र, तो सुपुत्र में हमारा मूल शब्द क्या है? पुत्र। पुत्र में हम किसी भी प्रकार का कोई तोड़ मोड़ नहीं कर सकते हैं, अपितु तुम पितृ शब्द के आगे जो भी शब्दांश लगाएंगे वह इसके अर्थ को परिवर्तित कर देगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, सुपुत्र में आपका मूल शब्द क्या है? पुत्र। उपसर्ग, उपधन सर्ग, उप का तात्पर्य होता है समीप और सर्ग का तात्पर्य होता है निर्माण करना। यानी वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे सुपुत्र, पुत्र क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है, शब्दांश क्या है यहाँ पर? सु, तो इसने क्या बना दिया? सुपुत्र। इसी तरह से पुत्र यहाँ पर है, इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया? उपसर्ग, हमारा बन गया कुपुत्र। व्याकरण जो है, उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में या उनके आगे कुछ शब्दार्थों को जोड़ दिया जाता है, इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। ऐसे ही शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमारा क्या है? योग। योग मूल शब्द है, जब हम इसमें प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है प्रयोग। इसी तरह से हार शब्द है। हार का मतलब होता है गले का माला, जो गले में पहना जाता है। जब इसी हार के आगे हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है आहार। इसी तरह से कार शब्द है, कार के आगे जब हम अधि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है अधिकार। इसी तरह से कुल शब्द है, कुल के आगे जब हम अनुपसर्ग जोड़ देते हैं तो यह हमारा बन जाता है अनुकूल। इसके बाद इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आपको हिंदी व्याकरण का उपसर्ग से संबंधित आपको चर्चा कराए। अब इसके आगे हम लोग बाद में अध्ययन